बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा है। यानी हम अब हमारा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन, और एक ऐसी नॉन लीनियर इक्वेशन है जो कि डायरेक्ट या एनालिटिक मेथड से जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यानी या तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो सकती है या डिग्री 4 या उससे अबव का पोलिनोमियल है। तो इस सूरत में हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो ये है कि अगर हमें रूट के बारे में पता नहीं है तो हम एटलीस्ट रूट का कुछ एस्टिमेट फाइंड आउट करें, और उसको हमने दो तरीक़ों से पिछले लेक्चर में देखा है। एक तरीका है आइसोलेशन ऑफ रूट्स का, जिसमें हम जितने भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम ऐसे इंटरवल्स डिटरमाइन कर लेते हैं जिनमें वो रूट्स लाई कर रहे हैं। और या फिर दूसरा तरीका है ग्राफिकल टेक्निक, कि हम रफ ग्राफ अगर प्लॉट करके और एस्टिमेट करें कि जहाँ जहाँ वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहाँ उस फंक्शन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों जो हमने टेक्निक्स देखी हैं ये जस्ट इनिशियल एक्चुअली कुछ एस्टिमेशंस फाइंड करने के लिए है कि हमें अगर रूट के बारे में पता नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए अंदाज़ा हो जाए कि रूट कहाँ पे लाई करता है या किस नेचर का है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स हम रूट को अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड्स होंगे। एक ब्रैकेटिंग मेथड कहलाएगा और दूसरा ओपन मेथड कहलाएगा। तो पहली टाइप में वो मेथड्स आते हैं जिनमें रूट को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए दो इनिशियल गेसेस या दो स्टार्टिंग वैल्यूज चाहिए, और ये जो इनिशियल गेसेस या स्टार्टिंग वैल्यू है ये रूट को ब्रैकेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रूट। यानी कहने का मकसद ये है कि हम कम अज़ कम ये कहें कि हमने रूट को फाइंड करना है ऑन अ सर्टन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमें ये इंटरवल अगर दिया हुआ है और हमें ये श्योरिटी हो कि एफ ऑफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट जो है इसका साइन नेगेटिव है, इन अदर वर्ड्स फंक्शन इस इंटरवल में साइन चेंज करता है, इसका मतलब ये हुआ कि कम अज़ कम एक रूट इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। तो इस सूरत में जो भी रूट एक्स आई एग्जिस्ट करेगा वो इस इंटरवल ए बी का मेंबर होगा, सच दैट कि ऑफ कोर्स फॉर दिस एक्साई द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक्साई के लिए एक इंटरवल जो है वो एस्टिमेशन ले ली है। इन अदर वर्ड्स दो स्टार्टिंग वैल्यूज ली हैं और हम ये कहते हैं कि ये दोनों स्टार्टिंग वैल्यू इस रूट को ब्रैकेट करती हैं या कंटेन करती हैं, या रूट इन दोनों के दरमियान आता है। यानी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एक्साई इज बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे तमाम मेथड्स इसके लिए हमें इस तरह से दो इनिशियल गेस चाहिए हों जो कि रूट को ब्रैकेट कर रही हों, उनको हम ब्रैकेटिंग मेथड कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे इसमें जो मेथड्स आएंगे वो होंगे बाइसेक्शन मेथड और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्सी मेथड भी इसको कहा जाता है। दूसरी टाइप के मेथड्स ओपन मेथड कहलाते हैं। ओपन मेथड वो मेथड है जो एक या दो स्टार्टिंग वैल्यूज मांगते हैं उस मेथड को इनिशिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो स्टार्टिंग वैल्यूज हैं तो वो रूट को ब्रैकेट करें। यानी दे कैन लाई either both can lie on the right side of the root or both can lie on the left side of the root or they can lie on left and right side of the root। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि ये जो दो स्टार्टिंग वैल्यूज अगर लें तो वो रूट को ब्रैकेट करे या कंटेन करते हो। इसके अलावा ऐसे मेथड्स भी हैं जो कि सिर्फ एक इनिशियल गैस मांगते हैं या एक स्टार्टिंग वैल्यू मांगते हैं उस मेथड को इनिशिएट करने के लिए। इसमें एग्जांपल के तौर पे हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड है और सीकेंड्स मेथड है। ये दोनों मेथड ओपन मेथड हैं और इसमें न्यूटन राफसन में हमें सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है या स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए होती है, जबकि सेकेंड मेथड में हमारे पास दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। लेकिन सेकेंड मेथड में हम ऐसी कोई कंडीशन चेक नहीं करते जिसमें हम ये इंश्योर करें कि इन दो स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए फंक्शन साइन चेंज कर रहा है। इन अदर वर्ड्स जो है रूट है वो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में लाई करे। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ मेथड हो गई। अब इसमें सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे
वो बाइसेक्शन मेथड है और इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, और इसका एल्गोरिदम जो है वो डिपेंड करता है या इस ये मेथडोलॉजी डिपेंड करती है वही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे। यानी जो कॉन्सेप्ट हमने आइसोलेशन ऑफ रूट्स के लिए लिया है हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हम जो भी एक स्टार्टिंग इंटरवल लेंगे या स्टार्टिंग दो वैल्यूज़ ऐसी लेंगे जो रूट को ब्रैकेट कर रही होंगी। यानी हम हमारे पास एक इंटरवल होगा स्टार्ट के तौर पे, और हमें ये पता है कि उसमें ये साइन चेंज हो रहे हैं फंक्शन के, तो वो उस इंटरवल में कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस इंटरवल को हम ये टेस्ट रिपीटेडली लगाकर हाफ करते जाएंगे, इसलिए बाइसेक्शन मेथड को इंटरवल हाफिंग मेथड भी कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से वर्कआउट करेंगे टू अप्रॉक्सीमेट द रूट ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो बाइसेक्शन मेथड और बाइसेक्शन टेक्निक या इंटरवल हाफिंग मेथड, ये एक रूट फाइंडिंग मेथड है, और जिसमें कि हम किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। और जाहिर है ऑफ कोर्स ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है इसमें फंक्शन जो है वो ए बी टू आर है, क्लोज्ड इंटरवल से रियल लाइन पे डिफाइंड है या रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी है। लेट अस फर्दर सपोज दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल with the additional condition that f of a and f of b are of opposite sign. So we start with the concept that this function f from a b to r is continuous, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस इंटरवल पे ये डिफाइंड है उसमें हमें ये पता है कि ये फंक्शन साइन चेंज करता है। तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो हमने पहले स्टेट भी किया था उसका ये वर्जन, कि अगर फंक्शन साइन करता है तो देर एग्जिस्ट एन एक्साई बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल सच दैट हमारे पास एफ ऑफ एक्साई ज़ीरो के इक्वल होगा, दैट इज़ द रूट विल एग्जिस्ट। तो हाउ टू फाइंड दिस रूट? इन ऑर्डर टू फाइंड दिस रूट हम ये करते हैं कि हमारे पास एक सबसे पहले तो इंटरवल गिवन होगा, और ऑफ कोर्स हमें इक्वेशन दी भी होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ से हमें एफ फंक्शन डिफाइंड होगा। तो हम सबसे पहले तो ये टेस्ट लगा के चेक कर लेंगे कि जो इंटरवल गिवन है उसमें रूट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम ये करेंगे कि वी सेट, ये एक्चुअली एल्गोरिदम बनाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। बहरहाल वी सेट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इंटरवल एज a1 एंड द सेकंड पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंटरवल एज b1, एंड देन वी चेक दैट f ऑफ a1 एंड f ऑफ b1, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि पहले हम चेक कर लेंगे कि गिवन इंटरवल पे साइन चेंज हो रहा है। अगर साइन चेंज हो रहा है तो इसमें एक रूट एग्जिस्ट करता है, तो हम अप्रॉक्सीमेट द रूट by the first iteration p1 which is equal to the midpoint of these two values a1 and b1। तो ये हमारी पहली अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगी या फर्स्ट आइट्रेशन हो जाएगी इस मेथड की। तो वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस। अब क्या होगा, रेपिटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास रूट की पहली अप्रॉक्सीमेशन आ गई p1। अब इसे हुआ ये कि आपके पास जो इंटरवल गिवन था उसमें आपने उस इंटरवल को मिड पॉइंट पर ब्रेक कर दिया। इससे आपके पास दो इंटरवल बन गए हैं, एक इंटरवल बनेगा a1 p1 और दूसरा इंटरवल बनेगा p1 b1। अब रूट जो तो पहले हमें पता था कि ए बी इंटरवल में या a1 b1 इंटरवल में लाई कर रहा है, अब हमें देखना पड़ेगा कि रूट किस पार्ट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हमारे पास दो केसेस आएंगे। केस वन में हम चेक करेंगे कि जो रूट है वो पहले पार्ट में लाई करता है, यानी ये जो सब इंटरवल बना है a1 p1 में अगर लाई करता है तो उस सूरत में लाई करने की कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास इसका साइन ऑपोजिट हो। या दूसरा केस क्या होगा, केस टू ये होगा कि हम ये चेक करेंगे कि अगर ये साइन चेंज नहीं होता a1 p1 के लिहाज से, तो देन वी चेक दैट के p1 और b1 के लिहाज से साइन चेंज होता है। इस तरीके से हम इस इंटरवल को हाफ करेंगे और वो हाफ कंसीडर करेंगे जिसमें फर्दर अब रूट लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है
कि हर आइट्रेशन के साथ साथ हम इस इंटरवल की लेंथ को श्रिंक करते जाएंगे और हम जो ब्रैकेटिंग है ऑफ द रूट उसको हम उस ब्रैकेटिंग को क्लोज से क्लोज करते जाएंगे रूट के करीब। तो फर्ज करें कि केस वन एग्जिस्ट करता है कि ए वन पी वन में रूट लाई करता है। इन सच केस हम ये कहेंगे कि ए टू में ए वन चला जाए, यानी दूसरा इंटरवल, अगला इंटरवल जो हाफ करके आप निकाल रहे हैं, और बी टू में पी वन चला जाए, और फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट will be the midpoint of now the new interval a2 b2 a2 plus b2 by 2. So it is the case when the root lies in the first half of the interval. But in case अगर the root lies in the second half of the interval, in such case हम of course फिर consider करेंगे कि जो हमारा second interval बन रहा है वो क्या बने, उसको लेबल करें। उसको लेबल करें कि ए टू पी वन के इक्वल है, अगर पहला केस ट्रू नहीं है, दूसरा केस ट्रू है, और बी टू बी वन के इक्वल है। एंड इन सच केस नाउ द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन पी टू इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए टू बी टू, so it is addition of a2 b2 divided by 2. Now we keep on repeating this process. इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास सिचुएशन ये हुई है, पहले आपने इंटरवल को दो सब इंटरवल्स में चेंज किया था, तो यूँ आपके पास सिचुएशन आई थी P1 B1। अब हमने ये किया है कि आइदर इसमें से अगर ये पार्ट सिलेक्ट होता है, इसमें रूट लाई कर रहा है, तो इस इंटरवल को फर्दर हम रिड्यूस कर देंगे इन टू मोर सब इंटरवल्स। तो ये हो जाएगा P2 P1। तो या तो ये सिचुएशन आएगी, ठीक, या फिर सिचुएशन आएगी आपके पास, और दूसरी सिचुएशन अगर इस हिस्से में रूट लाई करता है तो फिर ये इंटरवल दो सब इंटरवल्स में चेंज होगा, जो कि होंगे P1 P2 एंड P2 B1। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें हर स्टेप पे लेबलिंग को थोड़ा हम रीन्यू करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम A1 को A2 कह देते हैं, और जो P1 होता है उसको B2 से लेबल कर लेते हैं। इसी तरह से अगर ये पार्ट ना हो, दूसरा पार्ट हो, तो उस सूरत में फिर यहाँ पे हम इस जगह पे P1 को A2 कह देंगे और B2 को B1 कह देंगे, तो P1 A2 हो जाएगा और B1 जो है वो B2 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन चलती है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इसकी देखते हैं। ये ग्राफ सा ड्रॉ किया हुआ है, तो देखिए, नोट करें। इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो देखिए, नोट करें इसमें कि हमारे पास ये रूट है, एक्चुअल रूट है ये, विच इज़ डिनोटेड बाय पी। नाउ हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है? स्टार्ट लिया है हमने ए बी इंटरवल। हमें पता था कि इसमें साइन चेंज होता है, और क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है। इसको हमने लेबल कर लिया A1 और B1। इसमें रूट लाई करता है। अब इस रूट की हम जो अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं वो इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं P1। ये हमने मिड पॉइंट लिया है, ये है P1। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे साइन ऑफ A1 P1 नेगेटिव है या P1 B1 नेगेटिव है। अगर A1 P1 नेगेटिव है, जैसे कि हमें इसमें नज़र भी आ रहा है कि रूट इसमें इस हिस्से में लाई कर रहा है, दूसरे हाफ में लाई नहीं कर रहा, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि A1 जो होगा ये A2 हो जाएगा, और जो P1 होगा वो B2 हो जाएगा। और फर्दर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे फिर इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, जिसको हम सेकंड आइट्रेशन कहेंगे या सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट कहेंगे। उसको हम डिनोट करेंगे P2 से। नेक्स्ट अगेन, अब पहले देखिए, आपके पास ये फुल इंटरवल था, आपने उसको दो सब इंटरवल में चेंज किया, उसमें से एक सब इंटरवल लिया, अब आपने उसको मजीद दो इंटरवल्स में चेंज किया, यानी एक इसका ये हिस्सा है और एक इसका ये हिस्सा है। लेकिन रूट किस हिस्से में लाई कर रहा है? हमें पता है रूट इस हिस्से में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि साइन चेंज होगा एट f of p2 एंड b2।
यानी इन दोनों के फंक्शन वैल्यूज का प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव आएगा, तो हम तीसरी अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे P3। ठीक, और ये हमारे पास मिड पॉइंट होगा P2 और B2 का। इस तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरवल आ गया है, P2 को हम लेबल कर लेंगे A3, और इसी तरह से B2 को हम लेबल कर लेंगे B3। तो आप देखिए कि हमने एक इंटरवल ए बी से स्टार्ट किया था, और आफ्टर 3 आइट्रेशंस, यानी पहले हमने P1 फाइंड किया, फिर इंटरवल हार्फिंग की, और फिर हमने P2 फाइंड किया, फिर इंटरवल हार्फिंग की, और अब हम P3 पे पहुंच गए हैं। तो आफ्टर 3 आइट्रेशंस जो हैं, वो इंटरवल को आपने कितना श्रिंक किया है कि अब जो आपका नया इंटरवल है वो इस तरह से रूट को एनक्लोज कर रहा है, जबकि पहले इनिशियली ये सिचुएशन थी। तो इस तरह से आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, जितनी आइट्रेशंस भी करते जाएंगे, तो हम रूट के गेट जो ब्रैकेटिंग है उसको क्लोज करते जाएंगे। अब ये एक आइटरेटिव प्रोसीजर बन रहा है ना, तो इसमें हो ये रहा है कि हमारे पास जो हर स्टेप पे एक तो ये कि हम जो भी गिवन इंटरवल है वो उसको हाफ करते जा रहे हैं, कि हम A1 B1 से A2 B2 पे जब जाएंगे, बाय बाय चूजिंग P1 एज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और उसके हिसाब से साइन चेक करके आप दूसरे इंटरवल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरवल लेंथ थी B-A, तो अब ये इंटरवल लेंथ B-A/2 हो गई होगी। नेक्स्ट इसी तरह से जब A3 B3 पे जाएंगे, सच दैट कि आपने A3 B3 किस तरह से लिया है कि आपने यहाँ पे P2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ली है रूट की, और P2 के लिहाज से फिर साइन चेक करके आप उस हाफ में गए हैं जहाँ पे रूट लाई कर है। तो अब जो आपके पास मजीद ये हाफ होगा, इट मीन्स कि ये B-A/4 इसकी इंटरवल लेंथ हो चुकी होगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से इसका मतलब है जनरली अगर हम ये बात करें, क्योंकि हम इस 4 को यूं भी लिख सकते हैं B-A डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। इसका मतलब है अगर हम जनरल बात करें तो A एंड B पर पहुंच के जो इंटरवल की लेंथ है वो श्रिंक हो चुकी होगी बाय B-A डिवाइडेड बाय 2 पावर n के साथ। बल्कि n नहीं होगा, ये n-1 एक लेस होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे इंडेक्स A2 B2 है तो 2 पावर 1 आ रहा है, A3 B3 है तो 2 पावर स्क्वायर आ रहा है, A n B n है तो 2 पावर n-1 आ रहा है। तो इस अप्रोक्सीमेशन के बाद, यानी P n-1 तक अगर आपने n-1 अप्रोक्सीमेशन निकाल ली है और उसके बाद आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे अगर आप Pn आइट्रेशन निकालते हैं तो इस स्टेज पे जो इंटरवल की लेंथ है वो श्रिंक हो चुकी होगी B-A/2 पावर n-1 के लिहाज से। अब सिचुएशन ये है कि हम ये क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि अब हम स्टॉप कैसे करें, कि हम कब डिसाइड करेंगे कि अब हमारे पास जो इंटरवल है वो इतना श्रिंक हो चुका है, या जो ब्रैकेटिंग ऑफ द रूट है वो इतनी क्लोज एनफ हो चुकी है, और आपका जो रूट आप बना रहे हैं अप्रोक्सीमेशन टू द एक्चुअल रूट, वो अब हमारे पास सफिशेंटली क्लोज टू द एक्चुअल रूट पी है, तो हम स्टॉप करें। तो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो स्टॉपिंग क्राइटेरियन का देते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि असल में हमारे पास जो भी हमारा न्यूमेरिकल मेथड होगा टू अप्रोक्सीमेट द रूट ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन, वो एक सीक्वेंस ऑफ आइट्रेट्स जनरेट करेगा, सच दैट ये तो हमें पता होगा कि वो सीक्वेंस ऑफ आइट्रेट जो है वो रूट पी को कन्वर्ट कर रही होगी। लेकिन हमने ये देखना है कि हमने किस स्टेप पे, क्योंकि आइट्रेटिव प्रोसेस है और आप जितना मर्जी फिर इसको चलाते जाएं, this will be an infinite process, so you need some stopping criteria to stop at a certain approximation and accept that approximation as an approximation, required approximation to the actual root। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट देते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरियन। वैसे तो हम स्टॉपिंग क्राइटेरियन का जो कॉन्सेप्ट है वो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से भी ले सकते हैं, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस हो और वो सीक्वेंस पी एन जो है वो कन्वर्ज करती है पी, तो इसका मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन greater than 0 and some n belonging to the set of natural numbers such that the distance of p and pn will be less than epsilon for all n
ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। इस स्टेज के बाद हमारे पास जो है वो जो टर्म्स होंगी वो पी के क्लोज एनफ होनी शुरू हो जाएगी, यानी एन पी कैपिटल पी एन से लेकर उससे अगली तमाम टर्म्स इस एप्सिलॉन के लिहाज से इसके क्लोज एनफ रहेंगी। तो ये एक स्टॉपिंग क्राइटेरियन ही है कि आप कोई टॉलरेंस सेट कर लें। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉर्मली ये पावर्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ द बेस की फॉर्म में होता है, तो ये इस तरह से होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम ये कहें कि जो एक्चुअल रूट है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से या सीक्वेंस की किसी टर्म से छोटा हो जाए, उसका डिफरेंस छोटा हो विद रिस्पेक्ट टू सम 10 पावर नेगेटिव एन। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 0.1 से छोटा हो जाए या 0.01 से छोटा हो जाए। 0.1 से छोटा होने 0.01 से छोटा होने का मतलब है 10 -2 से छोटा हो जाए। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसकी जो जो एरर है वो सेकंड, क्योंकि लेस देन 10 - -2 है तो थर्ड डेसिमल प्लेस से ऑनवर्ड जो है एरर है। एरर होने का मतलब ये है कि इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेकंड डेसिमल प्लेस तक सेम है, थर्ड से ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं या डेविएट कर रहे हैं। तो ये एक स्टॉपिंग क्राइटेरियन बन सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक्चुअल रूट नहीं होता और हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, तो इस तरह का स्टॉपिंग क्राइटेरियन लगाने का फिर यहाँ पे कोई सिचुएशन क्लियर नहीं होती, क्योंकि जब हमारे पास पी नहीं है तो हम कैसे ये स्टॉपिंग क्राइटेरियन फाइंड करेंगे। तो इसके बजाय हम जो क्राइटेरियन फाइंड करते हैं वो ये है कि जो कंजेक्टिव आइट्रेट्स हैं उसकी सीक्वेंस की कंजेक्टिव आइट्रेट है वो आपस में सफिशिएंटली क्लोज एनफ हो जाए with respect to some tolerance epsilon, where epsilon will be 10 raised to minus m. This is also called as Cauchy criterion because maybe आपने शायद ये पढ़ा हो कि every convergent sequence is Cauchy, but the converse is not true. Cauchiness क्या होती है कि if a sequence converges to a certain point p for with respect to a certain epsilon for a fixed for a value of n belonging to the natural numbers, then also their terms are close enough with respect to the same epsilon for some indexes mn greater than equal to capital N. तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही होगी तो उसकी आपस की टर्म्स भी क्लोज एनफ होती जा रही होंगी। तो ये इसका मतलब है कि हम बजाय ये कि पी को यूज करते हुए क्राइटेरियन यूज करें, हम क्योंकि सीक्वेंस की आइट्रेट्स निकालते आ रहे हैं तो हर दो कंजेक्टिव आइट्रेट्स का हम डिफरेंस लेते जाएं, जहां पे जाके वो किसी एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, आप एप्सिलॉन को कोई सेटल करें वैल्यू, तो वहां पे आप स्टॉप कर जाए। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो एक्चुअली इट इज ये अगर आप नोट करें तो ये जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से हमारे पास क्राइटेरिया मिल रहा था, दैट इज काइंड ऑफ एब्सोलूट एरर क्राइटेरिया, जिसको हमने कॉशी क्राइटेरियन में चेंज कर दिया। और आपको पता है कि जो एरर एनालिसिस में रिलेटिव एरर जो है वो ज़्यादा बेहतर आपको मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशंस देता है, इसलिए हम इस कॉशीनेस की जो डेफिनेशन है ये एब्सोलूट एरर क्राइटेरिया जो अब हमने सेटल किया उसको हम रिलेटिव एरर क्राइटेरिया की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ रूट तो नहीं यूज करना चाह रहे तो हम ये करेंगे डिफरेंस ऑफ पी एन एंड पी एन -1 डिवाइडेड बाय द रीसेंट आइट्रेशन एंड इट शुड बी लेस देन सम एप्सिलॉन। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम स्टॉप कर जाएं। और तीसरा क्राइटेरिया है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमने रूट निकालना है एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन का, यानी वो एक्स फाइंड करना है जिसके लिए एफ जो है वो 0 हो जाए। तो जब हम ये अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं इसका मतलब ये है कि एफ एग्जैक्टली 0 तो नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि एफ का डिफरेंस 0 से कुछ ना कुछ होगा। अगर वो डिफरेंस इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, यानी वो जैसे अगर मैं कहूँ कि 0.01 है, इसका मतलब ये है कि जो आपने पी एन अप्रोक्सीमेशन निकाली है वो 1 डेसिमल प्लेस तक 0 कंसिडर की जा सकती है, या फिर आप कहें 0.0001 है। तो अगर आप पी एन अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो एफ इस अप्रोक्सीमेशन पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0 कंसीडर हो सकता है, चौथे से उसके नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम ये क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। इसमें जो आपके पास पहला क्राइटेरिया है दैट इज द कॉशी क्राइटेरियन, और जो लास्ट क्राइटेरिया है विच इज द रेजिडुअल फंक्शन, हम एरर भी इसको कहते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरियंस कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि सीक्वेंसेस
जो उनकी कंजेक्टिव आइटरेट्स तो क्लोज एनफ हो रहे होते हैं, लेकिन सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही होती। ये इस रीजन के लिए है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉशी होती है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ये सिर्फ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में होता है। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ रिलेवेंट टू द, मे बी आपने मैथमेटिकल स्पेसिस में शायद ये कॉन्सेप्ट टोपोलॉजी में पढ़ा। और इसी तरह से जो ये रेजिड्यूल है ऑफ द फंक्शन, बाज दफ़ा ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा होता है लेकिन सीक्वेंस इटसेल्फ पी को कन्वर्ज नहीं कर रही होती। तो इसमें सबसे बेहतर क्राइटेरियन जो कि हमें नॉर्मली भी पता है कि एरर एनालिसिस का बेहतर क्राइटेरियन रिलेटिव एरर एनालिसिस है। तो ये हम जो 2.2 क्राइटेरियन है ये प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दिस विल गिव मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशंस या मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। अगली बात यहाँ पे ये लिखी हुई है जो कि यहाँ पे स्टेट की हुई है कि अगर आपको एक इनिशियल इंटरवल दिया जाता है जो रूट को ब्रैकेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन लिया, और उसके लिए जो यहाँ पे इंटरवल दिया गया है वो -4 से 4 दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद भी श्रिंक कर सकते हैं। पहले से श्रिंक कर लें, बजाय ये कि पहले बाइसेक्शन मेथड आप लगाना शुरू कर दें। उससे ये है कि क्योंकि बाइसेक्शन मेथड रिलेटिवली स्लो होता है, काफ़ी स्लो होता है, और लेकिन ये कभी भी डाइवर्ज नहीं करता है। इसकी एक खूबी ये है क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा इंश्योर करें कि आप जिस इंटरवल की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें रूट लाई कर रहा है, तो इसलिए इट मीन्स दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स द टू द रूट एंड एन अप्रोक्सीमेशन विच इज क्लोज एनफ टू द रूट। तो ये हमेशा कन्वर्ज तो करेगा लेकिन ये स्लो होता है। तो अगर आप इंटरवल बड़ा सिलेक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स इसकी जो स्पीड है वो और स्लो हो जाएगी, लेकिन रिलेटिवली अगर आप इंटरवल छोटा सिलेक्ट करेंगे तो आप कई गुना जो उसका काम है, जो बाइसेक्शन मेथड का काम है, उसको रिड्यूस कर पाएंगे, जो कॉस्ट आप लगा रहे हैं या जो नंबर ऑफ आइट्रेशन आप लगाएंगे। तो इसे इसके लिए उन्होंने यहाँ एक्सप्रेस किया हुआ है कि -4 में अगर हम साइन चेक करें तो भी नेगेटिव आता है, लेकिन अगर इन पर्टिकुलर इसके 0 1 इंटरवल में विच इज़ अ सब इंटरवल ऑफ -4 4 में साइन चेंज चेक करें तो वो चेंज होता है। तो इस लिहाज से बजाय ये कि इतना बड़ा इंटरवल आप कंसिडर करें जिसकी लेंथ 8 है, हमने 1 लेंथ का एक इंटरवल कंसिडर किया है जिसमें रूट की श्योरिटी है कि ये लाई कर रहा है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है x³ प्लस 4x² माइनस 10 इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स इसके तीन रूट्स हैं, लेकिन दे से दैट देयर इट हैज़ अ रूट इन 1 2। तो इंटरवल आपको दिया हुआ है, you have to use bisection method to determine an approximation to the root that is accurate to within 10 raised to minus 4। तो एक्चुअली ये जो 10 raised to minus 4 है, ये असल में एप्सिलॉन है। तो इस लिहाज से हम हर स्टेप पे रुक कर चेक करेंगे। जैसे हमने कहा था कि हम एक स्टॉपिंग क्राइटेरियन लगाते हैं, तो हम हर स्टेप पे रुक के चेक करेंगे कि हमारे पास जो रूट है, जो अप्रोक्सीमेशन है, रूट के बजाय जो अप्रोक्सीमेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन क्राइटेरियन, वो स्टॉपिंग क्राइटेरियन को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो हम स्टॉप कर जाएं, अदरवाइज वी कीप ऑन iterating until a required accuracy is achieved। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है कि हम A1 को चूज कर लेंगे 1 और B1 को चूज कर लेंगे 2। ठीक, और इसके बाद हम इस पे साइन चेक करेंगे। तो अगर आप साइन चेक करें, f(1) का साइन -5 है और f(2) का साइन पॉजिटिव है, विच इज़ +14 आंसर आ रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। इट मीन्स के इस इंटरवल में वाकई कम से कम एक रूट लाई करता है। अगर लाई करता है तो नाउ वी अप्रोक्सीमेट द फर्स्ट आइट्रेशन विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द first interval a1 b1, so the answer will be 1.5। now you have two options, either the root lies in 1.5 or the root lies in 1.52। तो आपको साइन चेक करने हैं, जिस पार्ट में रूट लाई करता है वो नेक्स्ट इंटरवल सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर हम इसका साइन चेक करें तो हम ये देखेंगे कि 1 पे तो खैर हम पहले देख चुके हैं, -5 है आंसर, और 1.5 पे है 2.375। इसका मतलब है कि 1.5 और 1 के दरमियान साइन चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि अब हम किस पार्ट में रहेंगे, अब हम इस पार्ट में चलेंगे जाएंगे। तो नेक्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, A2 1 हो जाएगा और B2 1.5 हो जाएगा। और इसी तरह से फिर P2 क्या लेंगे, P2 इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ पे आपके पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1.25।
ठीक, एंड ऑल्सो यू विल कीप ऑन रिपीटिंग अंटिल द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी इज अटेन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने इस बाइसेक्शन मेथड के लिए कई आइट्रेशन परफॉर्म किए हैं और एक टेबल बनाया है। पहले ये हमारा इंटरवल था, ये इसका मिड पॉइंट था, साइन चेक किया तो अब हम इस पार्ट में मूव कर गए हैं, फिर इसका मिड पॉइंट 1.25 आया एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे 13 आइट्रेशंस दी गई हैं और यानी P13 तक आपको ये इन्होंने इंटरवल हाफिंग करके दिखाई है। और इसमें ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है हर स्टेप की, यानी ये P1 है और फिर से P2 है और इस तरह भी हम चलते जाएंगे और यहाँ तक ये P13 तक इन्होंने कैलकुलेट किया है। आप नोट करें कि एक सर्टन स्टेज के बाद जैसे P7 में आप देखें, बल्कि इनफैक्ट हम P3 में देखें, P3 और P4 ये 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हैं। यानी आप अगर एब्सोलूट एरर क्राइटेरियन लगाते हैं और अगर इसी तरह चलते जाएं तो फिर ये P7 और P8 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है अगर आप एब्सोलूट एरर क्राइटेरिया यानी Pn-1 मॉड वाला क्राइटेरिया लगाते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट चलते जाएं तो आपके पास ये दो आइट्रेशंस चार P10 एंड P11 ये 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है। और फिर नेक्स्ट आपके पास बल्कि यहाँ पे ये बल्कि और डिस्टरबेंस हो गई है विच इज़ कि अब ये 3 डेसिमल प्लेस तक भी करेक्टनेस दोबारा से लॉस्ट हो गई। अब यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि क्योंकि हमने कहा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू टॉलरेंस की वैल्यू 10⁻⁴ है, वैसे तो इन्होंने रेजिड्यूल एरर का कॉलम बनाया हुआ है लेकिन हमें पता है कि इससे बेहतर ये है कि हम रिलेटिव एरर डेफिनेशन यूज़ करें। तो Pn-1 डिवाइडेड बाय Pn और इसका मॉड आप ले लेंगे तो ये रिलेटिव एरर क्राइटेरियन है। तो ये आप कैलकुलेट करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे P1 और P2 के लिहाज से आएगा, फिर यहाँ पे P2 और P3 के लिहाज से आएगा एंड सो ऑन आप चलते जाएं। तो इस लिहाज से आप चेक करें कि किस स्टेज पे जाके ये जो एरर है ये 10⁻⁴ से छोटा हो जाता है या हम इसको कह सकते हैं 0.0001 से छोटा हो जाता है। तो जहाँ पे ये छोटा हो जाए वहाँ पे आप स्टॉप करें और उस आइट्रेशन को उस PI को आपने अप्रोक्सीमेशन के तौर पे एक्सेप्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पे रेजिडुअल फंक्शन के लिहाज से वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है वो फुलफिल हो रहा है P13 पर ही। इफ यू सी हेयर एट द लास्ट पेज तो P13 जो है वो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। इफ यू कैन सी कि ये 9.0 इंटू 10⁻⁵ है, जिसको आप कह सकते हैं क्योंकि 9 इज लेस देन 10 तो द टोटल एरर इज लेस देन 10⁻⁴। तो ये हम देखते हैं कि P13 किस लिहाज से हो रहा है। तो अदरवाइज आप यहाँ से निकाल के देखिए ये किसके लिहाज से हो रहा है। इन केस अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो ये बहुत छोटी है, इससे थोड़ी बड़ी लेंगे 10⁻² ले लें तो ये ऑफ कोर्स इट विल टेक लेस आइट्रेशन टू रीच अ रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ अ बिग वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन।